Hey students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन कर सके. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वी हैव फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स. नंबर 1 इज द बोमन कैप्सूल. बोमन कैप्सूल के ऊपर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस. बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को हम लोग एक साथ कहते हैं मेल्पिजियन बॉडी. कौन सी बॉडी? मेल्पिजियन बॉडी. Then Malpighian body will open into the tube-like structure called as PCT. So this is the PCT. Okay. So this is your PCT. Okay. Now, okay. So this is the PCT. Okay. Proximal convoluted tubule. उसके बाद then the proximal convoluted tubule will open into the U-shaped structure called as loop of Henle. Okay. Then the loop of Henle will open into the another tube-like structure या convoluted structure, folded structure called as DCT, distal convoluted tubule. ठीक है. Then the distal convoluted tubule open into the collecting duct. ठीक है. Now, so ये आपको इतनी बात समझ में आई कि PCT, loop of Henle या DCT क्या होते हैं. ये आपको इसमें कोई confusion होना नहीं चाहिए. मैं लास्ट क्लास में आपको पहले बता चुकी थी. ठीक है. Now अब आप समझिए, अब हम लोग एक एक करके इसके फंक्शंस पढ़ने वाले हैं कि ये काम क्या करते हैं. ठीक है. अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि ये आर्टरी होती है. आर्टरी का ब्रांच हुआ एफरेंट आर्टीरियोल. ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी है. इट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. इट इज द इफरेंट आर्टीरियोल. ये कौन सी आर्टीरियोल होती है? इफरेंट आर्टीरियोल. इफरेंट आर्टीरियोल चारों तरफ नेफ्रॉन के घूम रही है. इस वाले स्ट्रक्चर पे आइए, आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी. ये जो फोल्डेड ब्लू दिख रहा है इट इज द PCT. ये जो पिंक दिख रहा है इट इज DCT. ये बोमन कैप्सूल है. इट इज अ बोमन कैप्सूल. ये जो आपको जाल जैसा दिख रहा है इट इज ग्लोमेरुलस. ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले. और यहाँ पर जो आपको ब्लू दिख रही है कनेक्टिंग डक्ट, और जो रेड वाली आपको दिख रही है लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ इट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा. ठीक है. अब आपको एक चीज और ज्यादा चीजें मैं क्लियर कर दूं. अब आप अगर लूप ऑफ हेनले को देख रहे हैं, ये वाला एरिया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये लूप ऑफ हेनले का एरिया मोटा और इधर वाला मोटा है. आपको समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बता रही हूँ? ध्यान से समझते रहना. ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम. ओके. तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों? आप ये देख रहे हैं कि लूप ऑफ हेनले में बेसिकली हमारे पास दो लिम्ब दिखाई दे रही है. एक ये वाला इतना एरिया आपको मोटा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इतना एरिया आपको मोटा दिखाई दे रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसमें बड़ा ही आसान है. तो लूप ऑफ हेनले यू शेप का आपको दिखाई दे रहा है. डन. आई बात समझ में? लूप ऑफ हेनले में ये वाला जो एरिया है ये आपको मोटा दिखाई दे रहा है और ये वाला आपको मोटा दिखाई दे रहा है. ये वाले लिम्ब को अगर मैं बात करूं, ये वाले लिम्ब को, दिस लिम्ब इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब क्योंकि आपका यूरिन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है. और इस वाली लिम्ब को आप कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. तो इस वाली लिम्ब को हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब क्यों कहते हैं बताइए मुझे? इस वाली लिम्ब को हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि यूरिन नीचे आ रहा है. इसके दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है आपका थिक लिम्ब और एक होता है थिन लिम्ब. डन. एक पार्ट होता है थिक लिम्ब और एक होता है थिन लिम्ब. डन. और यहां से भी जब आप जाते हैं तो ये थिन लिम्ब और ऊपर हो गया थिक लिम्ब. तो जो थिक लिम्ब होता है उसको कहते हैं थिक लिम्ब ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब. दिस इज थिक लिम्ब ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज कॉल्ड एज थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ऑफ व्हाट? असेंडिंग लिम्ब. ठीक है. तो ये दोनों पार्ट होते हैं थिक और बीच का जो यू पिन होता है ये होता है थिन. ठीक है, आप समझिए. सो दिस इज द थिक लिम्ब ऑफ व्हाट? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. This is the thick limb of what? Ascending limb of loop of Henle. Okay. Now, let's talk about the function. क्या क्या function है? Let's talk about the function of PCT. ठीक है. अच्छा, अब आप लोग एक चीज और समझिए ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. ये देखिए, जो भी चीजें ऊपर से नीचे फिल्टर होकर आ रही हैं, जो भी चीजें, मुझे नहीं पता है कि अभी क्या फिल्टर होकर आ रहा है. ब्लड जो भी चीजें फिल्टर करता है वो यहाँ पर आती हैं, फिर यहाँ से वो आती हैं PCT में. बेटा क्या होता है कि जब भी हम लोग ब्लड से फिल्टर करते हैं, चीज़ों को फिल्टर करके जब नीचे लाते हैं तो हमेशा जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो फिल्टर हो जाती हैं. ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी भी कि क्या क्या फिल्टर होता है. ओके. तो जब भी हम लोग ग्लोमेरुलस से चीज़ें नीचे फिल्टर करके लेके आते हैं तो उसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो तो ब्लड में रह जाती हैं, पर जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं वो फिल्टर आउट होकर नीचे चली आती हैं. उन छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों वेस्ट भी है और अच्छी अच्छी चीजें भी हैं. अब मुझे बताओ
कि इसमें से फिल्टर होकर वाटर भी नीचे आ जाता है, इसी में से फिल्टर होकर बहुत सारी शुगर्स नीचे आ जाती हैं, इसी से फिल्टर होकर बहुत सारे अमाइनो एसिड नीचे आ जाते हैं, यूरिया वगैरह भी नीचे आ जाता है। तो चलो ठीक है, यूरिया को हमें लॉस करना है, थोड़ा बहुत पानी को हमें लॉस करना है, पर कंटिन्यूसली मतलब करीब 23% ऑफ कार्डियक आउटपुट का फिल्ट्रेशन करती किडनी। मतलब मान लीजिए कि अगर एक 5 लीटर ब्लड कौन पंप कर रहा है, हार्ट 1 मिनट में, तो उसका 23% फिल्टर कर रही है किडनी 1 मिनट में, ठीक है। तो अगर उतना ब्लड आप फिल्टर कर रहे हैं तो उतना यूरिन भी आप बनाएंगे, तो एक दिन में करीब आप 800 लीटर यूरिन बनाते हैं, पर निकालते कितना है, सिर्फ 1.5 लीटर। तो बाकी इतना काम कहाँ गए, इतना सबको आपको वापस से ब्लड को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो आप उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी चीजें अच्छी चीजें होती है उसको एब्जॉर्ब करके आप पूरा ब्लड को दे देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इफरेंट आर्टीरियोल चारों तरफ घूमती हुई नेफ्रॉन के जाती दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये इफरेंट आर्टीरियोल आपको नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमती हुई दिख रही है, जो ये बता रही कि भाई साहब अगर कुछ आ गया है ना तो हमें दे दो यार, हम इसीलिए हैं, ठीक है। तो अगर कुछ फिल्टर होकर ऊपर से आ भी गया और अगर वो अच्छा है तो क्यों ना उसे वापस से ब्लड को भेज दिया जाए, तो वापस से हम उसे ब्लड को भेज देंगे, ठीक है। नाउ अब देखिए, ध्यान से देखिए, सो पीसीटी, चलिए अब आपको इतनी समझ में आई ना कि जो भी चीजें अच्छी होती है फिल्टर होकर आ जाती है उसे हम वापस से नेफ्रॉन में दे देते हैं। पर सबसे पहले मैं बात करूंगी पीसीटी की, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल की। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, समझा दूं, सिखा दूं, पढ़ा दूं, और सुनिए क्या बोल रही हूं मैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल की जब आप ब्लड को फिल्टर करते हैं और जब यूरिन नीचे आता है, ठीक है, यूरिन अभी क्यों कहना है, यूरिन तो बाहर निकालना है, उससे यूरिन कहो, अभी से थोड़ी पहले से यूरिन कह देना है अपने को, ठीक, अभी यूरिन मत कहो, उसको फिल्टरेट कह दो, ठीक है। तो जब हम लोग ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिल्टरेट नीचे आता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक है। ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है, ठीक है, ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो आपका 70 to 80% जो एब्जॉर्प्शन होता है अच्छी चीज़ों का वो पीसीटी में ही हो जाता है। समझ में आई बात। तो मैडम इतना बड़ा नेफ्रॉन क्यों बना रखा अपने ने, क्योंकि आपके इसके भी बहुत सारे काम है भाई साहब। ऐसा नहीं सोचना है अपने को कि सिर्फ एक ही काम चले जा रहा है बाकी कोई कुछ काम का नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। बाकी भी 20% बहुत काम की चीज़ है, वो मैं आपको समझा रही हूँ थोड़ी देर में। तो आपने क्या समझा कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने ग्लोमेरुलस मतलब टफ कैपिलरी से फिल्टर की, फिल्टर करने के बाद वो सबसे पहले पीसीटी में आया, ठीक है। पीसीटी के पास इतनी पावर होती है कि 70 to 80% एब्जॉर्प्शन ये तो पीसीटी ही कर लेता है, ठीक है। अब मैडम पीसीटी के पास ऐसा क्या है, मैडम हमें बताइए तो जरा कि पीसीटी में है क्या ऐसा कि 70 to 80% एब्जॉर्प्शन कर लेता है। समझिए, पीसीटी के पास जो होते हैं ना, मैं आपको मैं सिर्फ विजुअल्स दिखाऊंगी, मैं आपको आगे कोई बात ही नहीं करूंगी। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल्स, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा। सो ये वाला अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो ये आपका है पीसीटी। ये जो येलो येलो आपको दिखाई दे रही है ना, ये पूरी है आपकी पीसीटी। डन। अब इस पीसीटी के पास ऐसा क्या है मैडम कि ये 70 to 80% अच्छी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। सो दिस इज द पीसीटी, ओके। ऐसा क्या है मैडम इसके पास, अब मैं आपको समझा रही हूँ। इनके पास पीसीटी के पास होती है बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम, क्यूबॉइडल। कैसी सेल्स बना रही हूँ, क्यूब जैसे, देखो ध्यान से। इनके पास होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डन। पीसीटी की जो अंदर वाली वॉल है, जैसे मान लो कि ये पीसीटी है ना, तो इस पीसीटी के पास ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स होंगी, ओके। डन, ठीक है। तो ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं। अब ये क्यूबॉइडल जो सेल्स होती हैं इनके ऊपर ऐसे 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 ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं तुमको पता है, हम लोगों ने 10th क्लास में मे बी ये चीज़ पढ़ी हो, और अगर नहीं पढ़ी हो तो आप 10th क्लास का वीडियो देख भी सकते हैं। तो जो पीसीटी होती है उसकी इंटरनल लेयर जो होती है वो बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। किससे बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। डन। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो हमेशा चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज़ के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अच्छा मेरी बात बताइए, अगर आपके पास उंगलियां नहीं होती तो सिर्फ आप इससे कितना पकड़ पाते, ऐसा, पर आपके पास उंगलियां हैं तो ये आप अच्छे से पकड़ सकते कि नहीं पकड़ सकते। वैसे ही जो पीसीटी की इंटरनल वॉल होती है
उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है जिसके ऊपर ब्रश लाइक अपीयरेंस होता है। इसे हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं, जो चीजों को दन 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 जल्दी 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 एब्जॉर्ब करके ब्लड को भेजता जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्यूबॉइडल एपिथेलियम डीसीटी के पास भी, इधर भी है, पर उसके ऊपर वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो ब्रश है, ठीक है, जो सरफेस एरिया, क्षेत्रफल एरिया को बढ़ा रहा है, वो नहीं है बच्चों, जिसकी वजह से इस हर एरिया में इतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। पीसीटी के पास एक तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, साथ ही साथ उसमें क्या है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, जिससे एब्जॉर्प्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। डन 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 डन। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि पीसीटी क्यूब में एब्जॉर्प्शन क्यों ज्यादा होता है। चलो नाउ ओके, सो PCT is lined by, lined मतलब internal layer, ठीक है। So PCT is lined by the simple cuboidal brush border epithelium which increases what? Surface area, ठीक है, जिससे रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बता रही थी, कभी कभी तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, ठीक, अरे मुझे ऐसा लगता है, ऐसा है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो नियरली ऑल ऑफ दीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 72, अच्छा जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं उसका 70 to 80% जो हिस्सा होता है वो एब्जॉर्ब करके पीसीटी किसको दे देता है बच्चों, ब्लड को दे देता है। कितना हिस्सा, 70 to 80%, ठीक है। इसमें सब कुछ होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूट भी होते हैं और सॉल्वेंट भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आता है, सॉल्यूट आता है, इसमें नमक शक्कर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूट ये 80% यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, potassium ions into the filtrate and by the reabsorption of bicarbonate from it। अच्छा मेरी बात को ध्यान से समझिए कि नॉर्मली हमारे बॉडी में सिंपल हाइड्रोजन आयन मतलब H+, अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन, ये अच्छे नहीं होते ब्लड के लिए, ठीक है, ये अच्छे नहीं होते हैं ब्लड के लिए, ठीक है। तो इन्हें हमें किसी भी तरीके से ब्लड को वापस देना पड़ता है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए कि इस ब्लड में अभी भी क्या है, H+ है, अमोनिया है और K+ है, ये ब्लड के लिए अच्छे नहीं होते। तो आपको पता है कि पीसीटी उस ब्लड से भी वापस ले सकता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि पीसीटी सिर्फ एब्जॉर्ब करके अच्छी चीज़ों को ब्लड को दे सकता है। इवन पीसीटी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव सिक्रीशन, ठीक है, एक्टिव सिक्रीशन मतलब ब्लड सिक्रीट करता है और पीसीटी एब्जॉर्ब करती है। तो पीसीटी एब्जॉर्ब करके ब्लड को देती है, ब्लड सिक्रीट करके पीसीटी को देता है। तो ऐसा बच्चों कभी मत सोचना कि पीसीटी सिर्फ देता है, पीसीटी लेता भी है। पीसीटी अच्छी चीजों को पीसीटी अच्छी चीजों को ब्लड को देता है, बदले में उससे जो भी बुरी बुरी चीजें होती है, जैसे हाइड्रोजन आयन जिससे एसिडिटी बढ़ती है, जिससे पीएच घटता है, K+ आयन जिससे आपकी बैलेंस ऑस्मोलैरिटी बैलेंस खत्म हो जाता है, NH4 जिससे टॉक्सिसिटी बढ़ती है, ये सब ब्लड से वापस से पीसीटी को भी हम दे सकते हैं इस एरिया में भी। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाई और ब्लड में है तो वापस से आप वहाँ जाकर भी, क्योंकि ब्लड कैपिलरी तो चारों तरफ है ना, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर कोई चीज़ आपने ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं कर पाए हैं तो टेंशन बिल्कुल नहीं, टेंशन नको, ठीक, टेंशन नहीं लेना है अपने को। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि आप यहाँ पर भी आके पीसीटी की चारों तरफ देखो, इफरेंट आर्टीरियल तो चारों तरफ घूम ही रही है, ठीक, तो इफरेंट आर्टीरियल में अगर कोई गंदगी बच भी गई ना तो आप एक्टिवली सिक्रीट करके उसे पीसीटी को दे देते हैं। तो अपने को टेंशन, दिमाग में जोर नहीं डालना है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो आप वहां पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में आयनिक बैलेंस बना रहता है और पीएच भी बना रहता है, ठीक है। नाउ सो देखिए आप ध्यान से, ये एक बहुत ही बेहतरीन सा डायग्राम है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें, ठीक, ये इफरेंट आर्टरी, अगर मान लीजिए कि कोई अच्छी चीजें, गंदी चीजें इसमें रह गई हैं तो वापस से पीसीटी को दे सकते हैं। और पीसीटी तो बेचारी काम कर ही रही है यार, ठीक है, ये मेल है या फीमेल पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता भाई, आप लोग बताना मुझे, ठीक। आप अच्छी चीजें ब्लड को दे सकते हैं। तो जब आप पीसीटी से ब्लड को दे रहे हैं इट इज कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन, और जब आप ब्लड से पीसीटी को दे रहे हैं इट इज कॉल्ड एज एक्टिव सिक्रीशन, ठीक है। सो आप क्या देख रहे हैं कि ये है मेड्यूला एरिया एंड दिस इज द कॉर्टेक्स एरिया, जिसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि बोमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी किडनी के जिस एरिया में रहते हैं वो होता है कॉर्टेक्स।
सिर्फ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो होता है आपका मेड्यूला में। आई बात समझ में? सो बेसिकली वी हैव टू एरियाज इन द किडनी, वन इज द कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज द मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले एरिया में क्या क्या पाया जाता है? बोवन कैप्सूल पाया जाता है और पीसीटी पाई जाती है और डीसीटी पाई जाती है। नीचे वाले एरिया में क्या पाया जाता है? मेड्यूला पाया जाता है। ठीक है, ओके डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना, मैं इतना समझ रही हूँ। ओके, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। नाउ अब लूप ऑफ हेनले की मैं बात करती हूँ। ठीक है, अपन लोग लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं। ठीक है, आ जाइए। लूप ऑफ हेनले का एक बहुत बेहतरीन रोल है जो कि अभी आगे चल के बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, रीएब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज ऑलमोस्ट मिनिमम, नहीं होता इस सेगमेंट में रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि नेफ्रॉन से ब्लड की ओर। ठीक है, however this region plays significant role in the maintenance of the high osmolarity of medullary interstitial fluid। अब इसका मतलब मैं आपको समझा रही हूं। ठीक है, इधर आ जाइए। ओके, इस एरिया से आप कोई भी चीज रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम समझा रही हूं, थोड़ा सा ये देखिए। सपोज दैट कि ये आपकी यहां पे ब्लड वेसल है। ठीक है, सो ब्लड वेसल अराउंड द लूप ऑफ हेनले इज व्हाट? It is called as vasa recta। ठीक है, सो लूप ऑफ हेनले के जो चारों तरफ ब्लड वेसल होती है उसे कहते हैं वासा रेक्टा। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, बिल्कुल समझिएगा ना, बिल्कुल समझिएगा। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस, ओके, इट इज कॉल्ड एज मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। It is called as medullary interstitium। ओके, सो अब आप इस डायग्राम थोड़ा कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो ब्लड वेसल पाई जाती है, ठीक, उसे हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। डन। अब ये जो वासा रेक्टा होती है ब्लड वेसल है, सेम वही जो ये जो ब्लड वेसल आ रही है ना, इसी को चारों तरफ से घुमा दिया, बस यू शेप की हो गई है बस। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, यहां पर आप कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं करते भाई साहब। अभी आपने थोड़ी देर पहले, आप कोई बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन नहीं करते। बस एक चीज को आप याद रखना कि हमें यहाँ पर जो है ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करना है। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी इज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। इफ द ऑस्मोलैरिटी इज बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर ऑस्मोलैरिटी कम है मतलब सॉल्यूट कम है। तो यहाँ पर हम लोग ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये जो लिम्ब आपको दिख रही है, ये वाली लिम्ब, ठीक, इससे आपको पता है आप सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर कर सकते हैं? इससे सिर्फ और सिर्फ आप बाहर कर सकते हैं पानी को। किसको बाहर कर सकते हैं? इससे सिर्फ पानी को बाहर कर सकते हैं। और इस वाली लिम्ब से आप बाहर कर सकते हैं नमक को। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो लूप ऑफ हेनले है उसके डिसेंडिंग लिम्ब से आप पानी बाहर कर सकते हैं, उसके असेंडिंग लिम्ब से आप नमक बाहर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी ऑस्मोलैरिटी होती है वो बैलेंस रहती है। ठीक है, अगर मान लो कोई एक लिम्ब है, इस वाली लिम्ब से नमक भी बाहर कर दो, पानी भी बाहर कर दो, तो ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक बैलेंस करने के लिए एक पार्ट से किसको बाहर करते हैं? पानी को, और एक पार्ट से हम बाहर करते हैं NaCl को। तो इस तरीके से जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो बिल्कुल बैलेंस रहती है, ना तो बहुत ज़्यादा होती है और ना तो बहुत कम होती है। जैसे कैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो फिल्टरेट आ रहा है, जो यूरिन बनने के लिए जिससे आप यूरिन बनाएंगे, फिल्टरेट आ रहा है, अगर उस फिल्टरेट से आपने पानी ले लिया तो फिल्टरेट गाढ़ा हो गया क्योंकि उसमें नमक बढ़ गया। इधर से आप नमक भी खींच लेंगे तो इससे क्या होगी? आपकी ऑस्मोलैरिटी बैलेंस रहेगी, ना तो नमक बहुत ज्यादा रहेगा ना तो पानी बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए लूप ऑफ हेनले में और क्या लिखा हुआ देखिए। ओके, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। अभी मैंने आपको थोड़ी बहुत बताया, बट इट इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इससे आप नमक नहीं खींच सकते। ठीक है, दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्टरेट एंड इट मूव्स डाउन। ठीक है, जब आप फिल्टरेट से ये कहना चाह रहा है कि जब आप थिक लिम्ब से, मतलब जब आप नीचे आएंगे, डिसेंडिंग लिम्ब से सिर्फ पानी खींच लेंगे तो फिल्टरेट में, यूरिन बनने वाले मटेरियल में, यूरिन में कह लो सीधा, क्या बचा? अब नमक बचा। तो फिल्टरेट कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज्यादा गाढ़ा, क्योंकि पानी तो आपने खींच लिया, किसको दे दिया? ब्लड को दे दिया, वासा रेक्टा को दे दिया। ठीक है,
पर अगर मैं बात करूं असेंडिंग लिम्ब की, जब आप ऊपर जा रहे हैं, देखो ये ऊपर जा रहे हैं ना, तो अगर मैं बात करूं किसकी, असेंडिंग लिम्ब की, तो असेंडिंग लिम्ब जो होता है उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ खींच सकते हैं, पानी नहीं खींच सकते, ठीक है। तो आप क्या होता है कि जब आप डिसेंडिंग लिम्ब में हैं तो आप किसके लिए परमिएबल हैं, वाटर के लिए। पर अगर आप असेंडिंग लिम्ब में हैं तो आप इम्परमिएबल हैं वाटर के लिए। पर परमिएबल किस चीज के लिए हैं, आप परमिएबल हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, एक्टिवली भी और पैसिवली भी। मतलब आपके अंदर पाए जाने वाले नमक को धक्का देके भी बाहर करा जा सकता है, एनर्जी लगा के भी बाहर करा जा सकता है, इट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अपने आप भी वो चले जा सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पासेस अपवर्ड एंड इट इज गेटिंग डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू द मेडुलरी फ्लूइड। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब हमारे प्यारे जो नेफ्रॉन है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है ये, ठीक। आ जाओ इधर देखेंगे सब लोग, आओ देखो। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहां से जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझें। अब यहां से जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, यहां से जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ये फिल्ट्रेट जो है, इससे आप ये कहाँ है, डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे आ रहा है ना फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब जिसको फिल्टर करके निकाला है भाई, फिल्ट्रेट नीचे आया तो आपने उससे क्या खींच लिया, पानी। पानी खींच लिया तो उसमें क्या बचा, नमक। अब नमक बचा तो गाढ़ा हो गया ना, ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, बढ़ गई। सॉल्यूट ज्यादा होता है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। पर जब आप इधर आए, कहाँ आए, ऊपर, कहाँ आए, असेंडिंग लिम्ब में, ऊपर आ रहे हैं ना, ठीक। तो क्या होगा, नमक ज्यादा है, पानी कम है, तो यहां से नमक खींच लीजिए, क्या होगा, नमक खींच लीजिए। तो अब आपका यूरिन जो है वो फिर से कैसा हो गया, डाइल्यूट, क्योंकि आपने उससे पानी भी निकाल लिया और नमक भी निकाल लिया। तो इट इज द रोल ऑफ व्हाट, इट इज द रोल ऑफ द दिस लूप ऑफ हेनले, ठीक है। नाउ तो देखिए यहां पे लिखा भी, पहले मैं डीसीटी को एक्सप्लेन कर दूं आपको। डीसीटी, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। जब आपके शरीर से बहुत ज्यादा सोडियम और पानी बाहर निकलने लगता है तब डीसीटी काम करती है। आई बात समझ में, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन काम करती है। मतलब जब आपके शरीर में पानी और नमक बहुत ज़्यादा निकलने लगता है तो ब्रेन एक हार्मोन निकालता है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो है, ब्रेन मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन डीसीटी के पास आता है और डीसीटी के पास आके बोलता है कि भैया आप एब्जॉर्ब करिए पानी और नमक, नहीं तो बेचारा आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर, यहाँ पर होता है। डीसीटी ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन and selective secretion of hydrogen and potassium and ammonium to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान समझिए कि बेसिकली डीसीटी काम करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। कौन से हार्मोन, दो हार्मोन। वैसोप्रेसिन पिट्यूटरी से निकलता है, वो यहाँ आता है और वो बोलता है कि भैया पानी एब्जॉर्ब करो। एक होता है एडीएच हार्मोन, ठीक है, एक होता है एडीएच, ये भी पिट्यूटरी निकालती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच भी जो है कहाँ पर आता है, आपका सोडियम के पास आता है, या वैसोप्रेसिन को ही, सॉरी हम लोग क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन को ही हम लोग एडीएच कहते हैं, सॉरी। दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है एल्डोस्टेरॉन, इसको निकालती है आपकी किडनी के ऊपर पाए जाने वाली एड्रिनल ग्लैंड। एल्डोस्टेरॉन यहाँ पर आके नमक को एब्जॉर्ब करवाती है। सो वी हैव टू हार्मोन्स इन द एक्शन ऑफ डीसीटी। नंबर 1 इज द वैसोप्रेसिन एंड नंबर 2 इज द एल्डोस्टेरॉन। वैसोप्रेसिन जो होती है ये पानी को एब्जॉर्ब करवाती है और एल्डोस्टेरॉन जो होती है वो नमक को एब्जॉर्ब करवाती है। आई बात समझ में, वैसोप्रेसिन किसको एब्जॉर्ब करवाती है, पानी को, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द डीसीटी। एंड नमक को कौन एब्जॉर्ब करवाता है, एल्डोस्टेरॉन। वैसोप्रेसिन कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एल्डोस्टेरॉन कहाँ से निकल रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से। कहाँ है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर आपके ब्लड में H+ अभी भी है, K+ अभी भी है, अमोनिया अभी भी है, तो इसके चारों तरफ पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स एक्टिवली इन चीजों को सिक्रीट करके डीसीटी को दे देती हैं। तो डीसीटी गंदी चीजों को लेता भी है और अच्छी चीजों को देता भी है, पर ये एक स्पेशल कंडीशन में ही काम करते हैं, जब आपके शरीर में इंप्योरिटी बढ़ गई हो और शरीर बहुत ज्यादा यूरिन लॉस कर रहा हो तो, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए। सो नाउ लास्ट थिंग इज द कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट थिंग इज व्हाट, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है।
कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो बहुत सारे डीसीटीज को रिसीव करती है, मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी को रिसीव करता है, इसलिए हमेशा उसमें ब्रांच दिखेंगे आपको। द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला, ठीक है। इसकी जो है डगाल रहती है, जिसको आप कहते हैं, जिसका जो डंडा रहता है वो कॉर्टेक्स से होते हुए मेड्यूला तक चला जाता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड इन दिस रीजन टू प्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रेट यूरिन, ठीक है। इस एरिया से भी आप पानी को खींचकर ब्लड को दे सकते हैं, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम को दे सकते हैं। व्हाट इज द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम? What is the medullary interstitium? Space in between the nephrons, space in between the blood vessel and the nephron tube is called as medullary interstitium. तो जो भी मान लीजिए पानी है, ठीक है, सपोज दैट कि ये यहाँ से, तो ये जो है ये क्या हो गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। ये कलेक्टिंग डक्ट और ब्लड के बीच की जगह क्या है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो आप इस जगह से पानी को खींच सकते हैं ताकि आप यूरिन को और गाढ़ा कर सकें, क्योंकि पानी ज़्यादा निकाल देंगे तो पानी का शरीर में लॉस हो जाएगा। तो आप या तो ब्लड को दे दो, ब्लड को नहीं चाहिए तो बीच में भरे रहो। किसके बीच में? स्पेस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द नेफ्रॉन कॉल्ड एज मेडुलरी इंटरस्टिशियम। This segment also allows the passage of some small amount of urea into the medullary interstitium to keep the osmolarity, ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया रहता है इससे आप पानी तो बाहर करते ही हैं, साथ ही साथ कुछ यूरिया भी बाहर करते हैं। यूरिया का मैकेनिज्म मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो कलेक्टिंग डक्ट से आप पानी भी एब्जॉर्ब करते हैं और यूरिया भी एब्जॉर्ब करते हैं ताकि आप ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस कर सकें। ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है पीएच बैलेंस में, क्योंकि अगर आपके ब्लड में अभी भी कुछ बच गया है, जैसे कि H+ और K+ जो कि अच्छे नहीं है, वो वापस से ब्लड से ले लेता है। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि कलेक्टिंग डक्ट कर क्या रहा है। कलेक्टिंग डक्ट पानी दे रहा है, यूरिया दे रहा है, और अगर ब्लड में अभी भी क्या बच गया, K+, H+, तो यहाँ से वापस से कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए बाहर आ सकते हैं। So this is all about the parts of nephrons and its function. In the next class, I will tell you the types of nephrons. तब तो थोड़ा एसी वैसी चला लेती हूँ, बहुत गर्मी मुझे लग रही है। See you in the next class. Next class में आपको types of nephron पढ़ाऊंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज भी कराऊंगी, तो टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना। मेडुलरी इंटरस्टिशियम के बारे में जरूर याद रखना। इट इज द स्पेस इन बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द नेफ्रॉन, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। घर पे रहना, सेफ रहना। थैंक यू सो मच।